please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गौरव अग्रवाल। आवाज समाचार में दिखाएंगे आपको कई सारी बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आज से शुरू हो रहा है आईपीएल का मेगा ऑक्शन। 2 दिन में होगी 182 खिलाड़ियों की नीलामी। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और आर अश्विन पर रहेगी सबकी नजर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा। लोगों से भरी बस नदी में गिरी। 9 महीने की बच्ची समेत 13 लोगों की मौत, 3 घायल। वित्तीय घाटा बढ़ने की आशंका हुई कम। लगातार गिरावट के बाद बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। दिसंबर में 86,700 करोड़ की वसूली। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की सेहत खराब। सरकारी सहायता के बावजूद गरीबों को जन औषधि केंद्र पर नहीं मिल रही है सस्ती दवाएं। सीएनबीसी आवाज की ग्राउंड रिपोर्ट। बजट से स्टार्टअप्स की बड़ी उम्मीदें। जीएसटी लागू होने के बाद स्टार्टअप्स की वित्त मंत्री से टैक्स घटाने की मांग। तो महाराष्ट्र से एक बड़ी और बुरी खबर है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। ये मिनी बस थी जिसमें 16 लोग सवार थे। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में 3 परिवार थे जो रत्नागिरी में गणपतिपुले मंदिर के दर्शन से लौट रहे थे। मृतकों में 9 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। रात 11:45 पर शिवाजी ब्रिज पर हुए इस हादसे की वजह ड्राइवर के हाथ से नियंत्रण छूट जाना बताया जा रहा है। गाड़ी पुणे की ओर जा रही थी। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। लगातार गिर रहे जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। नवंबर के मुकाबले में जनवरी में जीएसटी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। 24 जनवरी तक जीएसटी कलेक्शन 86,703 करोड़ रुपए रहा है, जबकि नवंबर में यह 80,808 करोड़ रुपए था। इस तरह पिछले महीने से जीएसटी कलेक्शन करीब 7,800 करोड़ रुपए बढ़ा। 24 जनवरी तक 1 करोड़ टैक्स पेयर रजिस्टर हुए। इनमें से 17 लाख से ज्यादा कंपोजिशन डीलर्स हैं। और घर खरीदारों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में आने वाले घरों पर जीएसटी की दर 12% से घटकर 8% कर दी गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के तहत बनने वाले घरों पर भी जीएसटी घटकर 8% हो गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में कटौती की गई है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर नहीं आने वाले घरों पर 12% जीएसटी लगेगा। जानकारों के मुताबिक इस कदम से अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमतों में 4% की कमी देखने को मिलेगी। उधर अटके हुए प्रोजेक्ट में फंसे घर खरीदारों के लिए भी अच्छी खबर है। एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केके मिस्त्री ने हमारे प्रबंध संपादक आलोक जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो फंसे हुए प्रोजेक्ट को उबारने के लिए अलग कंपनी बनाएंगे। उन्होंने ये बात हमारी खास सीरीज बजट बिग आइडिया में कही। We know of projects which are under stress. We know that if we can acquire those projects in their present stress situation, we can wrap it around with the HDFC brand. एक अच्छा developer को लेके project को complete करे and then we can sell it at a good price. So that is a separate initiative that we would take in a separate company, in a separate structure, not in HDFC. वो HDFC itself में नहीं, but either as a subsidiary of HDFC or as a fund. वो कैसा स्ट्रक्चर है, फंड स्ट्रक्चर है, एनबीएफसी स्ट्रक्चर है, वो सब सोचना है। इट इज स्टिल इन द ड्राइंग बोर्ड। हमको जैसे नोएडा एनसीआर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही, दिल्ली एनसीआर में, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, डेवलपर के पास पैसा नहीं है, और अगर पैसा उसको सरकार दे दे तो पूरा कौन करे। तो उस प्रॉब्लम का एक इलाज आपकी तरफ से आ रहा है, मैं ये मानूं। अभी स्पेसिफिकली एक कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारे हैं, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। खास सिर्फ नोएडा क्यों, पूरी हिंदुस्तान में ऐसे थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप एक उम्मीद की, ये इसका टाइमलाइन कुछ दे सकते हैं, कब तक कुछ? अभी तो एकदम ड्राइंग बोर्ड स्टेज पे है। होपफुली 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आना चाहिए।
और केके मिस्त्री का यह भी मानना है कि फिलहाल कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश कम है। अगले 4 से 5 महीने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। रेट नीचे जाने का चांस बहुत कम है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में बढ़ रहा है। ऑयल प्राइसेस ग्लोबली आप देखेंगे तो ग्लोबली द ग्लोबल इकोनॉमी इज लुकिंग बेटर टुडे देन इट डिड अ ईयर अगो। अगर जो ग्लोबल इकोनॉमी जो बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स हर जगह पे थोड़ा बढ़ने का पॉसिबिलिटी है। यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग हायर, ऑयल प्राइसेस आर गोइंग हायर। तो ये एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कम करने का मेरे हिसाब से चांस ही नहीं है। रियल एस्टेट रेगुलेटर आने से घर खरीदारों को नई ताकत मिली है, लेकिन घरों से जुड़े कुछ मामले अभी भी हैं जिनका हल रेरा के पास भी नहीं है। बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट भी ऐसा ही एक मामला है। देखिए रिपोर्ट। मेरा बिल्डिंग 100 साल पुराना है और मेरी कंडीशन आप बिल्डिंग की देख सकते हो, बहुत पुरानी है। और हम यहाँ 60 टेनेंट्स लेते थे, अभी मुश्किल से 7-8 टेनेंट्स ले रहे हैं। 2 लैंडलॉर्ड है, दोनों लैंडलॉर्ड का केस चल रहा है और कई सालों से केस चल रहा है। उसके हिसाब से हमारा काम हो नहीं रहा है। मुंबई में 85% ऐसी बिल्डिंग है जो रीडेवलपमेंट के अंडर है और उस बिल्डिंग पे काफ़ी लोग रहते हैं, मगर अगर उन लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ उनके डेवलपर्स के साथ है और उनका डेवलपर अगर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेरा अथॉरिटीज़ के पास जाके किसी भी तरीके की कोई भी मदद नहीं मांग सकते हैं। ऐसे कई रीडेवलपमेंट मुंबई में अटके पड़े हैं। कहीं बिल्डर ने रीडेवलपमेंट का काम पूरा नहीं किया तो कहीं सोसाइटी और बिल्डर्स के बीच तय शर्तों को लेकर विवाद है। इधर जानकारों का ये कहना है कि रेरा अभी बहुत ही नया कानून है, वो इस तरह के मामलों को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं। रेरा हर स्टेट में एस्टेब्लिश हो जाए, रेरा की अपनी स्ट्रेंथ बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एज वेल एज द कैपेसिटी टू डिस्पेंस विथ जजमेंट्स इम्प्रूव हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जिसमें कंज्यूमर्स इन्वॉल्व है, लैंडलॉर्ड्स इन्वॉल्व है, डिस्प्यूट्स रेरा की तरफ डायरेक्ट हो सकता है कि किए जाएं। लेकिन सवाल ये है कि रेरा नहीं तो रीडेवलपमेंट के अटके मामले कहां सुलझेंगे। जानकारों का कहना है कि ये लोग फिलहाल कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन 2 प्रमोटर्स है, हाउसिंग सोसाइटी या उसका मेंबर को एक प्रमोटर माना जाता है और डेवलपर जो ये एग्रीमेंट लेता है वो भी प्रमोटर माना जाता है। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको सिविल कोर्ट में जा सकते हैं या आजकल रीडेवलपमेंट को लेकर अपन हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। रीडेवलपमेंट मुंबई के अलावा अब दिल्ली जैसे शहरों में भी बढ़ने लगा है, जहां पर पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार को रीडेवलपमेंट को भी जल्द से जल्द रेरा के दायरे में लाना चाहिए। निधि राय, मुंबई। और अब बजट की बात करते हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट कई मायनों में इस बार खास होने वाला है। न सिर्फ अधिकारियों की टीम नहीं है बल्कि बजट की रूपरेखा भी इस बार अलग होने वाली है। क्यों और कैसे, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। इस बार का बजट न सिर्फ मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट होगा बल्कि ये कई मायनों में बिल्कुल नया होने वाला है। जीएसटी लागू होने के बाद ये पहला बजट है, इसलिए भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि बजट में इनडायरेक्ट टैक्स यानी एक्साइज और सर्विस टैक्स का जिक्र नहीं होगा। इसका मतलब क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, इसकी लिस्ट इस बजट के बाद बहुत लंबी नहीं होने वाली है। हाँ, अगर सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव करती है तो उसे जरूर शामिल किया जा सकता है। इस बार बजट बनाने वाली टीम भी नई है। इस टीम के मुखिया यानी वित्त सचिव के तौर पर हसमुख अढ़िया का ये पहला बजट है। बजट बनाने के लिए जिम्मेदार यानी आर्थिक मामलों के विभाग के मुखिया सुभाष चंद्र गर्ग का भी ये पहला बजट है। हालांकि वो इस विभाग में डायरेक्टर और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर पहले काम कर चुके हैं और आर्थिक मामलों पर इनकी तगड़ी पकड़ है। बजट में सबसे अहम होता है खर्च में कंजूसी बरतना। इस एक्सपेंडिचर विभाग के मुखिया अजय नारायण झा का भी ये पहला बजट है। इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री के लिए तो ये इस कार्यकाल का 5वां बजट है, लेकिन वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और पी राधाकृष्णन के लिए भी ये पहला बजट होगा। यानी बजट नया, टीम नई, उम्मीदें कई। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम, बजट भाषण हो या फिर लाल किले का भाषण, ये स्कीम मोदी सरकार की चहेती रही है। लेकिन तमाम दावों और सरकारी सहायता के बाद भी गरीबों को सस्ती दवाएं देने की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कभी परवान नहीं चढ़ पाई। बता रहे हैं इस योजना की जमीनी हकीकत हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। देखिए।
2016 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि देश भर में 3000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे जहां पर लोगों को सस्ती दर पर जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध होंगी। 1 साल की देरी से ही सही, लेकिन अब 3000 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। लेकिन क्या अब भी यहां पर लोगों को सस्ती दवाएं और सारी दवाइयां जो डॉक्टर की तरफ से लिखी जाती हैं वो मरीजों को मिलती हैं या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ। जन औषधि केंद्रों की हकीकत दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास बने हुए जन औषधि केंद्र पर, और यहां पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मरीजों को दवाएं मिल रही हैं। किस बीमारी की दवा लेने आए थे? मैं तो गठिया भाई का। अच्छा, क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पे मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि दवाई है नहीं। अच्छा, आप देखिए कि आपको दवा मिल रही है। क्या बोल रहे हैं? इसमें कह रहे हैं 2 दवाई है, 3 लेनी थी मुझे, 1 दवाई नहीं है। एक दवाई नहीं है, 2 उपलब्ध है। हाँ जी। तो आप लेंगे यहाँ से? ले लेंगे। 3 महीने की देने। ये बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई है, जो मेरी माँ है 70 साल की। किस बीमारी की दवा नहीं मिल रही है आपको? ये बीपी की दवाई है। नहीं, 3 में से कौन सी एक दवाई जो नहीं मिल रही है? इनवास है। ये क्या वजह है कि यहाँ पर काफ़ी मरीज आए, आपने 2 मरीजों को लौटा दिया, 1 मरीज को आपने आधी दवा दी, कहा कि आधी नहीं है, क्या चक्कर है? सर एक्चुअली मेडिसिन सप्लाई पिछले लास्ट 3 मंथ से मेरे पास सप्लाई नहीं आ पा रही है, जिसके कारण जो स्टॉक था वो बिक के शॉर्ट होता जा रहा है मेडिसिन। और एटलीस्ट ये जन औषधि में बताते हैं हमारे पास 600 से ऊपर प्रोडक्ट है, बट मेरे पास आज के टाइम में 200 ही हैं। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि हर वीकली मैं अपनी मेल डालता हूँ, डिमांड डालता हूँ, बट सप्लाई नहीं आ पा रही है। अब ये पता नहीं किसके रीजन है, हो सकता है होलसेलर। यहाँ चेक करने आया था, मैं भी एक डॉक्टर से एक दवाओं की पूरी लिस्ट बनवा के लेकर आया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तमाम मरीजों को नहीं है। फिर भी आप ये देखिए कि क्या इस लिस्ट में जो दवाएं मौजूद हैं क्या वो आपके पास हैं? बड़ी सामान्य सी दवाएं हैं, गैस की हैं, बीपी की हैं? नहीं सर, मेरे पास इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। एंटासिड मेरे पास एक भी सिंगल कोई भी ब्रांड नहीं है। पहले हुआ करता था? हाँ पहले था, मेरे पास बिका भी है। अभी जो आपके पास अवेलेबल दवाएं हैं उनकी संख्या कितनी, कितने तरह के सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है? अभी मेरे पास 200 से ऊपर सॉल्ट अवेलेबल हैं। करीब 650 की संख्या में दवाओं का, जेनरिक दवाओं का दावा करती है बीपीपीआई। आपके पास सिर्फ आप बता रहे हैं 200 दवाइयां हैं, क्या वजह है? सर देखिए ऐसा है, 600 दवाइयां तो हमारा जो सेल स्टॉकिस है होलसेलर, उसके पास भी 600 ब्रांड अवेलेबल नहीं है। और दूसरा मैं डिमांड डालता हूं, मैंने आपको जैसे बताया कि लास्ट 3 मंथ से मेरे पास सप्लाई नहीं आ रही है। सप्लाई आपके पास नहीं आ रही है, ये कहना है जन औषधि केंद्र के जो संचालक हैं उनका। आप सोचिए कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर जब लोगों को जन औषधि केंद्र पर जेनरिक दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि देश के बाकी हिस्सों में क्या हालात होंगे। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। देश में नए लेबलिंग नियमों को लागू हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों ने आज भी इस नियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। कंपनियां कौन से नियम का पालन नहीं कर रही हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अर्णव वसावड़ा। अर्णव, आखिर नए नियम के मुताबिक कैसा बदलाव होने वाला था और ई कॉमर्स कंपनियां क्यों इस नियम का पालन नहीं कर रही हैं? देखिए, नए लेबलिंग नियमों के मुताबिक ई कॉमर्स वेबसाइट को अपनी जो भी वो प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं उसके लिए एमआरपी बड़े अक्षरों में लिखना और साथ में जो डिब्बाबंद सामान है उसके लिए बेस्ट बिफोर लिखना ज़रूरी कर दिया गया है। लेकिन 3 हफ्ते हो चुके हैं, जो हमने पाया वो ये है कि अक्रॉस द कैटेगरी ये अभी तक लागू नहीं हुआ है किसी भी वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर लोकल सर्कल ने भी इसको लेकर जो सर्वे करवाया है उसमें भी ये बात निकल कर सामने आई है। और सर्वे के मुताबिक करीब 18% लोगों का ये मानना है कि उन्होंने जब प्रोडक्ट्स देखी तो 20% से कम प्रोडक्ट्स पर उनको एमआरपी लिखी हुई उनको दिखी। इसके अलावा 39% लोगों का ये मानना है कि उन्होंने करीब 20 से लेकर 50% के बीच में प्रोडक्ट्स के ऊपर ही एमआरपी मेंशन की हुई है। और करीब 21% लोगों का ये मानना है कि उन्होंने किसी भी प्रोडक्ट पर एमआरपी लिखी हुई नहीं दिखाई दी गई है उनको। साथ में बेस्ट बिफोर मेंशन करने की अगर बात है ई कॉमर्स वेबसाइट पर तो उसमें करीब 20%
33% लोगों का ये मानना है कि अक्रॉस दी प्रोडक्ट्स 20% से भी कम डिब्बाबंद जो सामान है उसके लिए बेस्ट बिफोर मेंशन की गई है ई कॉमर्स वेबसाइट पर, जबकि 33% लोगों का ये मानना है कि 20 से लेकर 50% प्रोडक्ट्स पर ही बेस्ट बिफोर मेंशन किया हुआ है, जबकि 34% लोगों का ये मानना है कि उन्होंने किसी भी डिब्बाबंद सामान के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेस्ट बिफोर नहीं देखी है। तो यहाँ पर हमने जब ई कॉमर्स वेबसाइट से इस बारे में पूछा तो कोई आधिकारिक स्टेटमेंट तो उनकी ओर से नहीं आया है, लेकिन उनका ये कहना था कि नए नियमों को लागू करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, और जब सरकार से भी उनको अभी 31 जनवरी तक का वक्त मिला है, तो वो इसे सभी अक्रॉस द प्रोडक्ट जो ये नए नियम लागू करने की कोशिश में है। बहुत शुक्रिया अर्णव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल सरकार ने साहित्य, संगीत और खेलों जैसे अलग अलग क्षेत्रों से 85 जाने माने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की। इस बार संगीतकार इलैया राजा, शास्त्रीय संगीत से जुड़े मुस्तफा खान और केरल के आरएसएस विचारक पी परमेश्वरन को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। वहीं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा, लेखक वेद प्रकाश नंदा समेत 9 लोगों को पद्म भूषण, और टेनिस खिलाड़ी सोमदेव बर्मन, बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, साहित्यकार मालती जोशी, एक्टर मनोज जोशी समेत 73 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। इस बार अनसंग हीरो कैटेगरी में 22 ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए चुना गया है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सेवा कार्य किया है।